नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स की जो प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन होती है उसके सितंबर महीने के मैगजीन को कवर करेंगे और इस पूरे बुक के निचोड़ को, जिसमें कि राष्ट्रीय घटनाक्रम के पॉइंट होंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक जगत या कोई प्रमुख नियुक्तियां हुई हो, पुरस्कार सम्मान हो या कोई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ऑपरेशन अभियान सम्मेलन से संबंधित पॉइंट हो या कोई महोत्सव या दुर्घटना से संबंधित पॉइंट हो, खेल कूद हो, यानी सारे इसके अलावे भी जो पॉइंट बच जाते हैं मिसलेनियस विविध प्रकार के पॉइंट को भी हम लोग कवर करेंगे और इस पूरे पॉइंट को 130 एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग जहां ज़रूरत होगी वहां एक्सप्लेनेशन का सहारा लेंगे, इमेज का सहारा लेंगे और चार्ट का भी सहारा लेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस मैगजीन में जो नई सरकार बनी है, भारत की जो नई सरकार बनी है और नया जो बजट पेश हुआ है, यानी 2024-25 का जो नया बजट है और आर्थिक समीक्षा है, ये सारे भी कंटेंट है, लेकिन इस वीडियो में उसको नहीं डाला गया क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बड़ा हो जाता है पूरा मैगजीन का। तो आर्थिक सर्वेक्षण, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण और भारत के बजट से रिलेटेड एक अलग वीडियो में ला दूंगा, उसमें केवल सर्वेक्षण और बजट होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सितंबर 2024 के प्रतियोगिता दर्पण के मैगजीन की सीरीज और लेते हैं पहला प्रश्न, जो कि राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित होगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तर्ज पर हाल ही में किस राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने, इसको हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ व उसके आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव के चलते इन क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय राजधानी जो दिल्ली है के एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन के तर्ज पर प्रदेश में भी स्टेट कैपिटल रीजन के गठन का निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। राज्य की राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त इसमें जो राज्य राजधानी क्षेत्र होगा उसमें 5 अन्य जिले जो जिनकी बॉर्डर लखनऊ से टच करती है उनके क्षेत्र को शामिल किया गया और लखनऊ के अलावा जो 5 जिले हैं वे हैं हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। ये पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा, इन जिलों के क्षेत्र को भी शामिल किया गया तथा इससे यूपीएससीआर यानी उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन नाम दिया गया है। और जो उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन होगा उनमें कौन कौन से जिलों के क्षेत्र, कितने क्षेत्र वर्ग है, ये आपको हम बता दूं कि ये जो पूरा एरिया होगा ना, मतलब जो राज्य राजधानी क्षेत्र होगा, ये पूरा क्षेत्र, इसका पूरा क्षेत्रफल होगा 27,826 वर्ग किलोमीटर, जिसमें लखनऊ के 2,528 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, इसके अतिरिक्त जो सीमावर्ती 5 जिले हैं उनमें हरदोई के 5,985 वर्ग किलोमीटर, सीतापुर के 5,743 वर्ग किलोमीटर, उन्नाव का 4,558 वर्ग किलोमीटर, रायबरेली का 4,609 किलोमीटर तथा बाराबंकी का 4,402 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल किया गया है। इस प्रकार पूरे यूपीएससीआर का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? 27,826 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है, इतने क्षेत्रफल में फैला होगा। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, जो चीज़ मैंने अभी आपको आंकड़ों में बताया वो सारा इमेज आप देख सकते हैं, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर। तो 27,826 वर्ग किलोमीटर में फैला हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ के अतिरिक्त सीमावर्ती कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो लखनऊ के अतिरिक्त 5 जिलों को शामिल किया गया और पांचों का नाम आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश काल के कितने कानूनों को विस्थापित करते हुए देश में नया कानून लागू किया गया है? आपने देखा होगा, काफ़ी चर्चा में भी था। ऑप्शन है आपके सामने 1, 2, 3 या 5। तो ब्रिटिश काल के 3 कानूनों को विस्थापित किया गया। अब हम लोग यहाँ एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इन तीनों कानूनों के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे कि आगामी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन के तहत 3 नए कानून शामिल किए गए। कौन है ये 3 कानून? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BSNN, भारतीय न्याय संहिता 2023 और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू हो गए हैं। कब से? आपको याद रखना पड़ेगा ये डेट,
तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गए हैं। और यहाँ पे तीनों कानून, जो पुराना विस्थापित कानून था, उनको देखते हैं किनके जगह पर विस्थापित किया गया है। तो जो भारतीय न्याय संहिता है, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, इसे किसके जगह पे लाया गया है? तो भारतीय दंड संहिता, आपने आज तक सुना होगा आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा, तो इंडियन पिनल कोड 1860 का जो अधिनियम था, उसके जगह पर अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 ला दिया गया। और पुराना जो कानून था उसमें कितने धाराएं थे? तो 511 धाराएं थी। और वर्तमान की जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें 358 धारा है। आपको याद होगा आईपीसी की धारा इतना, आईपीसी की धारा इतना, तो वो 1860 का जो कानून था। दूसरा कानून जो विस्थापित किया गया है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को, जिसमें कि धाराओं की संख्या 167 थी, उसके जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीए से 2023 लाया गया है। ठीक है, और इसमें धाराओं की संख्या 170 है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसमें धाराओं की संख्या, मैंने एक्ट की संख्या जो थी, धाराओं की संख्या 484 थी, उनके जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 कानून लाया गया है। और इसमें धाराओं की कुल संख्या जो है 531 है। आप इसे याद कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। इन तीनों नए कानूनों को संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किया था तथा 1 जुलाई 2024 से लागू करने के लिए अधिसूचना सरकार ने 24 फरवरी 2024 को जारी कर दी थी। तीनों नए कानूनों से देश के आधुनिक न्याय प्रणाली का समावेश होगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक लेने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। आधुनिक तकनीक के उपयोग तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाने से मुकदमों के शीघ्र निपटान में मदद भी मिलेगी। और इन सारी बातों का ख्याल इन एक्ट में रखा गया है। पहली बार आतंकवाद को नए कानूनों में परिभाषित किया गया है तथा राजद्रोह के स्थान पर देशद्रोह को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 3 आपराधिक कानून किस तिथि से आधिकारिक तौर पर लागू हो गए? तो अभी हमने देखा 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2024 से जो नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं वे कौन कौन से हैं? तो आपको याद कर लेना चाहिए। अब ये तीनों कानून आपको जबान पर रहना चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये उपरोक्त सभी सही है, तीनों ही कानून नए हैं। ब्रिटिश काल के चले आ रहे भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी 1860 को विस्थापित करते हुए उनके स्थान पर देश में कौन सा नया कानून लागू किया गया है? तो यही तीनों कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, इन तीनों एक्ट को आप लोग जो आईपीसी की भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी एक्ट 1860 था, उसके स्थान पर कौन सा कानून लाया गया है? उसको विस्थापित करके भारतीय न्याय संहिता 2023 लाया गया है। उसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को विस्थापित करके उसके जगह पे कौन सा कानून लाया गया है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और जो तीसरा कानून है वो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को विस्थापित करते हुए उसके स्थान पर देश में कौन सा कानून लागू किया गया है? तो यह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इन तीनों कानून कौन से किस कानून को विस्थापित करके लाया गया, मैंने चार्ट में भी आपको दिखाया था, तो उसी का रिवीजन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में लागू किए गए नए कानूनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आप एक तरफ आपका नया कानून है और उसमें धाराओं की संख्या है। तो भारतीय न्याय संहिता में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? 358, हमने चार्ट में देखा था, जो कि सही है। भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 में धाराओं की संख्या कितनी है? 170, ये भी सही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 में धाराओं की संख्या कितनी है? तो 531 है। उपरोक्त सभी विकल्प सही है, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के पश्चात किसे राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया है? जगदीप धनखड़, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल या मल्लिकार्जुन खड़गे? तो राज्यसभा में लोकसभा के चुनाव के पश्चात राज्यसभा में सदन का जो नेता चुना गया है वह है जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा अब नई सरकार में राज्यसभा में सदन के नेता होंगे।
इससे पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो थे वो राज्यसभा में सदन के नेता थे। अक्सर देखा जाता है कि राज्यसभा में सदन के नेता प्रायः प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अगर वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो, अन्यथा अन्य किसी मंत्री को सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। इससे पहले जो राज्यसभा में सदन के नेता हुआ करते थे वो मनमोहन सिंह सरकार में मनमोहन सिंह हुआ करते थे, क्योंकि वो राज्यसभा से ही चुने जाते थे। ठीक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वर्ष 2021 से राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। तो अभी राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सत्ता पक्ष के जो नेता है वो है जेपी नड्डा बीजेपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार का 2015 के फैसले को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया है कि अनुसूचित जाति की सूचियों में छेड़छाड़ का अधिकार राज्यों को नहीं है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या बिहार? तो यह बिहार से संबंधित मामला था, इसको हम लोग देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 जुलाई 2024 को दिए गए फैसले में स्पष्ट किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जाति की सूचियों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई क्षमता या अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। और ये मामला क्या था? तो इस फैसले के साथ शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार की जो 1 जुलाई 2005 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसके तहत तांती तांतवा जाति को अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी से हटाकर अनुसूचित जाति की सूची में पान सवारी पनर के साथ विलय किया गया था। तो यही है मामला था और इसी के में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। बिहार सरकार के इस कदम को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत निर्दिष्ट अनुसूचित जाति सूची में केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा ही संशोधन या बदलाव किया जा सकता है। और पीठ ने यह भी कहा कि पटना हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 341 का हवाला दिए बिना ही पूरी तरह से गलत आधार पर 2015 की कार्रवाई की जो पटना उच्च न्यायालय द्वारा 2017 में बरकरार रखा गया था, जो कि गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां प्रश्न है, हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के बाद निम्न में से किसे लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है? अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी या सोनिया गांधी? तो सही उत्तर है दोस्तों, राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। हाल ही में कौन जमानत पर रिहाई के एक सप्ताह के भीतर पुनः तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? तो कौन बने हैं? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तारी के समय झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था और उनकी उपस्थिति में उनके ही एक विश्वास पात्र जो है चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री की शपथ 2 फरवरी 2024 को ली थी। लगभग 5 महीने तक जेल में रहे हेमंत सोरेन की इस मामले में जमानत पर रिहाई 28 जून को हुई, जिसके एक सप्ताह के बाद ही मुख्यमंत्री पर उनकी वापसी हो गई। इस प्रकार हेमंत सोरेन अब तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री 4 जुलाई 2024 को बन गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड 2000 में 15 नवंबर 2000 में झारखंड जो बिहार से अलग होकर बना था उसके बाद से कितने मुख्यमंत्री बन गए हैं इन 24 सालों में। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल किस संगठन पर आरोपित प्रतिबंध को 5 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है? सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स या इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन? तो सही उत्तर है दोस्तों सिख फॉर जस्टिस। गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 के सेक्शन 3 के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध इस संगठन पर जुलाई 2019 में आरोपित किया गया था। किस पर? तो सिख फॉर जस्टिस पर। प्रतिबंध की अवधि में 5 वर्ष की वृद्धि की अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई 2024 को जारी कर दी गई। इस संगठन की स्थापना गुरपतवंत सिंह पन्नू जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं कनाडा से लेकर अमेरिका तक, इन्हीं के मारने की साजिश भारत के द्वारा अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भारत द्वारा की जा रही थी, ने 2007 में की थी। संगठन के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू जिसे अमेरिका व कनाडा की नागरिकता प्राप्त है को 2020 में आतंकी घोषित कर दिया गया था भारत के द्वारा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 को डीआरडीओ ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के किस चरण का सफल परीक्षण ओडिशा में चांदीपुर स्थित एकीकृत टेस्ट रेंज से किया? पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण या चौथे चरण, पांचवें चरण? तो सही उत्तर है दोस्तों दूसरे चरण में। डीआरडीओ ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का सफल परीक्षण उड़ीसा में चांदीपुर स्थित एकीकृत टेस्ट रेंज से 2024 जुलाई 2024 को किया। इस परीक्षण के तहत एक दुश्मन मिसाइल के प्रारूप को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले इंटरसेप्ट मिसाइल जो कि है AD-1 इसके द्वारा आकाश में ही नष्ट करने में सफलता डीआरडीओ ने प्राप्त की है। इस परीक्षण के लिए बालासोर जिला प्रशासन ने चांदीपुर के आसपास के 10 गांवों के 10,000 से अधिक लोगों को अस्थायी तौर पर दूसरे जगह शिफ्ट किया था, विस्थापित किया था, क्योंकि ये एक बड़ा धमाका होने वाला था। इस कारण कोई जान माल की नुकसान ना हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा यह कदम उठाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल व अशोक हॉल के नाम को बदलकर क्रमशः क्या कर दिया गया है? तो 2-3 दिन पहले ही केबीसी में भी यह सवाल पूछा गया था। ऑप्शन है गणतंत्र मंडप व अशोक मंडप, गणतंत्र मंडप व स्वतंत्र मंडप, विक्रम मंडप व चंद्रगुप्त मंडप, या अटल मंडप या मौर्य मंडप। तो सही उत्तर है दोस्तों जो दरबार हॉल है उसको बदल करके गणतंत्र मंडप नाम दिया गया है। यही दरबार हॉल से रिलेटेड क्वेश्चन था केबीसी में। दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप व अशोक हॉल को अशोक मंडप नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉलों दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप व अशोक मंडप कर दिया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा 25 जुलाई को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दरबार हॉल राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण समारोहों एवं उत्सवों का स्थल है। दरबार शब्द से आशय भारतीय शासकों व अंग्रेजों के दरबार एवं सभा से है, जो कि हमेशा हमें परतंत्र या पराधीन रहने का बोध कराता है। भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। इसके विपरीत हम लोग गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज में गहराई से निहित है, इसलिए इस आयोजन स्थल के लिए गणतंत्र मंडप एक उपयुक्त नाम होगा और यही नाम दिया गया है। इसके अलावा जो अशोक हॉल था तो अशोक से आशय एकता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रतीक सम्राट अशोक से है। भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक सिंह का शिखर है, इसलिए उसे अब अशोक मंडप और दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप नाम दिया गया। हाल ही में 700 वर्ष पुराने टिलेनुमा समाधि प्रणाली मैदान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह मैदान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या असम में? तो यह असम में है। देखिए कितना अच्छा दृश्य है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। असम के चिराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश, जो दोस्तों ये जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाता हूँ इसको आप इत्मीनान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ में बहुत सारे प्रश्न छुपे रहते हैं। तो असम के चिराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली, जिन्हें मोइदम या मैदाम के नाम से जाना जाता है, को यूनेस्को की धरोहर स्थलों यानी वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ में साइट्स की सूची में जुलाई 2024 में शामिल किया गया है। यह शाही मैदान केवल असम राज्य के चराईदेव में चीन से आई ताई अहोम जनजातियों के राजाओं का कब्र स्थल है। इन जनजातियों के राजाओं ने 12वीं से 18वीं ईस्वी के बीच उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के विभिन्न हिस्सों में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इसे मिलाकर यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची है उसमें भारतीय स्थलों की अब कुल संख्या जो पहले 42 थी अब 43 हो गई है। ठीक है, आप यहाँ पे एक नज़र देख सकते हैं कि जो 43 जो विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या है वो कब कब शामिल किया गया, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर इसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो 43 है उसमें 35 जो है वो सांस्कृतिक स्थल है और 7 जो है वो प्राकृतिक स्थल है और 1 जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो सिक्किम में है वह मृत्तिस्थ स्थल में शामिल किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल मैदान को मिलाकर इस सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 35, 36, 43 या 31? तो सही उत्तर है दोस्तों 43 हो गई है। हाल ही में दुर्गम पहाड़ियों पर तैनाती के लिए किस स्वदेशी हल्के टैंक का परीक्षण गुजरात के हजीरा में किया गया है?
तो यह टैंक है जोरावर। इसके बारे में समझ लेते हैं। तो पहाड़ी इलाकों में युद्ध की स्थिति में ज़रूरतों को देखते हुए भारत ने देश में ही विकसित स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का उत्पादन किया है। परीक्षण के दौर से चल रहे इस टैंक के ताज़ा परीक्षण जुलाई में गुजरात में किए गए। गलवान घाटी में चीन से झड़प के पश्चात लद्दाख सीमा पर इस तरह के टैंक की ज़रूरत महसूस की जा रही थी और इसी कारण 2 वर्ष से भी कम समय में भारतीय सेना के लिए जोरावर टैंक का विकास DRDO तथा निजी क्षेत्र की जो कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो इसके द्वारा किया गया है। अभी सेना को ऐसे 59 टैंकों की आपूर्ति की जानी है और इसके बाद आगे 295 और ऐसे टैंक खरीदने की सेना की योजना है। तो यह जोरावर टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हमने देखा कि DRDO और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा, यानी B और C दोनों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 27 जून 2024 को DRDO ने विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए टारगेट के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले किस विमान का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से किया? अभ्यास, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र या अग्नि? तो सही उत्तर है दोस्तों अभ्यास। इस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट अभ्यास विमान का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में होता है। अभ्यास नाम के इस टारगेट विमान का विकास DRDO के बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया तथा इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड तथा लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया है। एक बार फिर से इन दोनों ही द्वारा की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में 17 वर्ष तक शानदार सेवाएं दे चुके UH-3H हेलीकॉप्टर को हाल ही में कहां पर आयोजित डी इंडक्शन समारोह में विदाई दी गई? डी इंडक्शन समारोह होता है दोस्तों कि उस दिन उनका विदाई कर दी जाती है कि यानी अब से वह उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चेन्नई, कोच्चिन, विशाखापत्तनम या बेंगलुरु? तो सही उत्तर है दोस्तों विशाखापत्तनम में। भारतीय नौसेना में 17 वर्ष तक शानदार सेवाएं दे चुके UH-3H हेलीकॉप्टर को जून 2024 में को विशाखापत्तनम में INS डेगा, जो कि नौसेना का विशाखापत्तनम स्थित एक हवाई ठिकाना है, यहाँ पर आयोजित डी इंडक्शन समारोह में विदाई दी गई। UH-3H हेलीकॉप्टर जो है वर्ष 2007 में INS जलाश्व के साथ भारतीय तट पर लाए गए थे। इन्हें सारस नाम से भारतीय नौसेना की एयर स्क्वाड्रन INS 350 में शामिल करते हुए विशाखापट्टनम INS डेगा से संबंध किया गया था। INS 350 में UH-3H हेलीकॉप्टर के जगह पर अब किंग 41C हेलीकॉप्टर से प्रतिस्थापित किया जाएगा। मतलब जो ये डी इंडक्शन हुआ है इसके जगह पर अब किंग 42C हेलीकॉप्टर लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस अवधि के लिए कुल 6003.65 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित किया गया है? तो किस अवधि के लिए अनुमोदन स्वीकार किया गया है? तो यह 2023-24 से 2030-31 के लिए। इस अनुमोदित कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक नवीन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्ट GIB और खरमोर संरक्षण के अगले चरण के लिए 56 करोड़ रुपए को मंजूर किया है? तो यह किस मंत्रालय द्वारा मंजूर किया गया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट नेक्सस जिसका भारत संस्थापक सदस्य और प्रथम प्रस्तावक देश भी है, इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान के कितने देशों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो 4 देशों को शामिल किया गया। प्रोजेक्ट नेक्सस एक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने की एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसमें भारत सहित दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान के 4 देश कौन कौन? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के FPS को नेक्सस के माध्यम से आपस में जोड़ा जाएगा।
हाल ही में किस तिथि को अपसौर की स्थिति देखने को मिली? तो हर साल अपसौर आपको पता ही होगा, ये एक आकाशीय घटना है। 1 जुलाई को, 3 जुलाई को, 5 जुलाई को या 15 जुलाई को। तो इस बार यह 5 जुलाई को देखने को मिला। हर वर्ष पृथ्वी पर जुलाई में अपसौर अवस्था में पहुंचती है। पृथ्वी जो है हर वर्ष जुलाई में अपसौर अवस्था में पहुंचती है। इस वर्ष यह 5 जुलाई को हुआ। यह पृथ्वी की कक्षा में वह बिंदु है जब वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। यानी पृथ्वी जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपसौर। और जब सबसे नज़दीक होती है तो उपसौर। ठीक है, तो अपसौर। हाल ही में किसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्ति संदीप मेहता या न्यायमूर्ति सील नागू? तो सही उत्तर है न्यायमूर्ति सील नागू। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सील नागू को नियुक्त किया गया है। और भारत में कुल आपको पता होना चाहिए कि 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वां प्रश्न। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी SGD भारत सूचकांक में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश और गुजरात, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा या केरल व उत्तराखंड। तो सही उत्तर है दोस्तों केरल और उत्तराखंड। नीति आयोग द्वारा जारी SDG भारत सूचकांक का चौथा संस्करण में केरल और उत्तराखंड ने 79 अंक प्राप्त किए और यह सर्वोच्च प्रदर्शन के साथ वे प्रथम राज्य हैं। इस सूचकांक में जो बिहार है 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। और इस सूचकांक की शुरुआत नीति आयोग द्वारा 2018 से की गई थी। हर वर्ष 2018 से ही यह सूचकांक प्रकाशित की जाती है राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर। तो टॉप पे कौन है? केरल और उत्तराखंड। और बॉटम में कौन है? बिहार। हाल ही में किस राज्य की पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर ने परीक्षा उत्तीर्ण की है? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो यह बिहार में। मधु कश्यप, रोहित झा और बंटी कुमार ये तीनों ट्रांसजेंडर हैं। इन्होंने बिहार पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग BPSSC द्वारा आयोजित परीक्षा को पास कर राज्य में SI पदों के लिए अर्हता प्राप्त की है, जो बिहार के ट्रांस समुदाय के लिए पहली बार हुआ है। पिछले वर्ष किए गए बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में 40,827 ट्रांसजेंडर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित प्रश्नों को लेंगे। हाल ही में संपन्न ब्रिटिश संसदीय चुनाव के पश्चात ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन, कीर स्टारमर या लिज ट्रस? तो सही उत्तर है दोस्तों कीर स्टारमर। पिक्चर में आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर। अब ब्रिटिश चुनाव के बारे में हम लोग अच्छे से जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन का जो निचला सदन होता है यानी जैसे वहाँ का लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए आम चुनाव 4 जुलाई 2024 को संपन्न हुए, जिनमें निवर्तमान प्रधानमंत्री जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी को करारी पराजय का सामना करना पड़ा तथा 14 वर्ष के अंतराल के पश्चात लेबर पार्टी जो सत्ता में आई है। और लेबर पार्टी किसके नेतृत्व में? तो सर कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली जो लेबर पार्टी है, इन्होंने भारी विजय प्राप्त कर सत्ता पर कब्जा किया। लेबर पार्टी के 61 वर्षीय कीर स्टारमर ने ही नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार वहां 5 जुलाई 2024 को संभाला है। जो कीर स्टारमर है, इनसे पूर्व लेबर पार्टी के टोनी ब्लेयर, आपने नाम सुना होगा, हाल ही में मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में भी वो आए थे। टोनी ब्लेयर जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1997 से 2007 के बीच रहे थे। फिर गॉर्डन ब्राउन 2007 से 10 के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे। 10 से अब तक यानी जून 2024 तक कंजर्वेटिव पार्टी का ही सत्ता पे कब्जा बरकरार था। उसको तोड़ते हुए 14 साल के बाद एक बार फिर से लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई है। और जुलाई 2024 के आम चुनाव में जो संसदीय चुनाव है ब्रिटेन का, उसमें 650 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स में जो सीटों प्राप्त हुआ है, उनमें लेबर पार्टी को 411 सीटें प्राप्त हुई है।
कंजर्वेटिव पार्टी जिन्हें 2019 में 365 सीटें मिली थी, इस बार 121 पर सिमट गई है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जिन्हें 2019 में 11 सीटें मिली थी, इस बार उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया और 72 सीटें अपने हाथ में लाए। और ग्रीन जो पार्टी है उसके खाते में 4 सीटें गई। इस जो चुनाव हुआ ब्रिटेन में, जो संसदीय चुनाव हुआ, इसमें भारतीय मूल के 26 उम्मीदवार इस बार हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित हुए हैं। और पिछले बार के चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में भारतीय मूल के 15 उम्मीदवार जीते थे और इस बार 26 उम्मीदवार जीते हैं। ठीक है। हाल ही में संपन्न ब्रिटिश संसदीय चुनाव के पश्चात किस पार्टी ने 14 वर्षों के पश्चात अपनी सरकार बनाई है? तो आपने एक्सप्लेनेशन में सुना इसे, लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 के ब्रिटिश आम चुनाव के 650 सदस्यीय सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है आपके सामने, लेबर पार्टी को 411 सीटें प्राप्त हुई है, तो हाँ यह सही है, हमने एक्सप्लेनेशन में देखा इसे। कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें प्राप्त हुई है, ये भी सही है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को 72 सीटें प्राप्त हुई है, ये भी सही है, यानी उपरोक्त तीनों ही विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न ब्रिटिश संसदीय चुनाव में भारतीय मूल के कितने उम्मीदवार हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए हैं? तो 26 उम्मीदवार चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसदीय चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको 4 कथन दिए गए, उसके बाद विकल्प दिया गया। पहला कथन है, एंजेला रेनर ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। राचेल रीव्स को वित्त मंत्री बनाया गया है। साथ ही राचेल रीव्स ब्रिटेन में पहली महिला वित्त मंत्री भी बनी हुई है, इससे पहले कोई वहाँ पे महिला वित्त मंत्री नहीं बनाई गई थी। चौथा है, डेविड लेमी को विदेश मंत्रालय तथा येते कूपर को गृह मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया है। अब विकल्प कौन सा सही है? केवल ए सही है, केवल 1 और 3 सही है, 1, 3 और 4 सही है, 1, 2, 3, 4 सभी सही है? तो दोस्तों ये चारों ही पॉइंट सही है। एक्सप्लेनेशन में ना ऐड करके मैंने इसे क्वेश्चन में ऐड कर दिया क्योंकि आपको याद अच्छा से रहे। तो ये चारों ही पॉइंट सही है। एंजेला रेबर ब्रिटेन के नए उप मुख्यमंत्री है, राचेल रीव्स पहली महिला वित्त मंत्री है ब्रिटेन की, और डेविड लेमी को विदेश मंत्रालय तथा येते कूपर को गृह मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 4 माह पूर्व बनी नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन को तोड़कर नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली या पुष्प कमल दहल प्रचंड या रामचंद्र पौडेल? सही उत्तर है दोस्तों केपी शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं और इनके साथ भारत के खट्टे मीठे संबंध रहते हैं, मीठे कम खट्टे ज़्यादा रहते हैं। नवंबर 2022 में के आम चुनाव के पश्चात राजनीतिक उथल पथल का शिकार रहे नेपाल में राजनीतिक जोड़तोड़ के पश्चात एक बार पुनः सत्ता परिवर्तन जुलाई 2024 में हुआ और नवनियुक्त केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री जो है वो बन गए हैं और उन्हें नरेंद्र मोदी जी ने बधाई भी दी है। प्रत्युत्तर में 15 जुलाई को केपी शर्मा ओली ने कहा कि वह भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने व द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति पद हेतु रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला अमेरिका के किस प्रांत में हुआ? काफ़ी चर्चा में भी रहा था ये। कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया, अलास्का या वाशिंगटन? तो सही उत्तर है दोस्तों पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान उन पर यह जानलेवा हमला हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा गोली का निशाना 13 जुलाई 2024 को उस समय बनाया गया जब वो ये पेंसिल्वेनिया प्रांत के बटलर शहर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। चुनाव रैली के मंच से मात्र लगभग 140 मीटर दूर एक इमारत से चलाई गई गोलियों में से एक गोली उनके कान को छूती निकल गई जिससे उनका कान चोटिल हुआ। इस हमले में एक व्यक्ति का गोली का निशाना भी बना। हमलावर जिसकी पहचान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, थॉमस मैथ्यू क्रुक के रूप में हो सकी है, उसको भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट के द्वारा गोली मारा गया। जुलाई 2024 में ईरान में संपन्न चुनाव के पश्चात ईरान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सईद जलीली, मसूद पेजेस्कियन, हसन रूहानी या इराज इलाही? तो सही उत्तर है दोस्तों मसूद पेजेस्कियन ईरान के नए राष्ट्रपति हैं।
जुलाई 2024 में एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। जुलाई 2024 में ईरान में संपन्न चुनाव में उदारवादी मसूद पेजेश्कियान नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इस चुनाव के तहत राष्ट्रपति पद के लिए 5 जुलाई को संपन्न दूसरे दौर के मतदान में कट्टरपंथी माने जाने वाले सईद जलीली को उन्होंने पराजित किया। दूसरे दौर के मतदान में 54.76% मत पेजेश्कियान को मिले, जबकि जलीली को 45.6%। पेशे से जो पेजेश्कियान है वो हृदय रोग सर्जन है तथा 1997 में देश के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के समर्थक रहे पेजेश्कियान पश्चिमी देशों के साथ संबंधों के भी पक्षधर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए यह चुनाव क्यों हुआ, तो आपको पता ही होगा कि निर्धारित समय से पूर्व ही हो गया, क्योंकि वहाँ के जो उस समय के राष्ट्रपति थे, चुनाव से पहले के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, इनका 19 मई 2024 को एक विमान दुर्घटना के कारण मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2024 में निम्न में से किन 2 देशों की यात्रा संपन्न की? तो जो जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री ने रूस व ऑस्ट्रिया की यात्रा की। देखते हैं इसके बारे में, काफ़ी बड़ा चर्चा में रहा था यह यात्रा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई 2024 को रूस की यात्रा की, जिसके पश्चात 8 से 9 वह रूस में रहे, फिर 9-10 जुलाई को वह ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे। ठीक है, रूस की उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच 2000 से शुरू हुई वार्षिक शिखर बैठक के सिलसिले में थी। इस व्यवस्था के तहत दोनों देशों के शासन प्रमुख प्रतिवर्ष एक दूसरे के यहाँ शिखर बैठक हेतु बारी बारी से जाते हैं। पिछले 2 वर्ष यानी 2022 व 23 में यह शिखर बैठक नहीं हो सका। आपको पता ही होगा कि यूक्रेन युद्ध के कारण। तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात श्री मोदी की यह पहली ही द्विपक्षीय विदेशी यात्रा थी। जबकि इन्होंने प्रधानमंत्री ने एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली गया था, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों के लिए, द्विपक्षीय वार्ता के लिए इनकी यह पहली विदेश यात्रा थी। ठीक है, मेजबान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई बातचीत में उन भारतीयों की स्वदेश वापसी का मुद्दा श्री मोदी ने उठाया जिन्हें रोजगार देने के बहाने रूस बुलाकर यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध में तैनात कर दिया गया है। द्विपक्षीय व्यापार संवर्धन के लिए रूस के 2 शहरों, याद रखिएगा दोस्तों, रूस के 2 शहरों कजान व येकातेरिनबर्ग में नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास कॉन्सुलेट खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की। कहाँ? तो 2 वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे रूस के कजान व येकातेरिनबर्ग शहरों में। और इससे पहले से ही भारत के 2 वाणिज्यिक दूतावास रूस में पहले से हैं, सेंट पीटर्सबर्ग व व्लादिवोस्टोक में। तो अब इन दोनों के खोले के बाद 4 हो जाएंगे। श्री मोदी को भारत व रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में असाधारण योगदान के लिए जो रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से राष्ट्रपति पुतिन ने सम्मानित किया। श्री मोदी को यह सम्मान प्रदान करने की घोषणा रूस द्वारा 2019 में ही कर दी गई थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी रूस के 300 वर्ष पुराने इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय हैं। अब कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित। तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात श्री मोदी की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा किस देश की रही? दोस्तों, द्विपक्षीय विदेश यात्रा, ऐसी पहली विदेश यात्रा तो इटली थी G7 में भाग लेने के, लेकिन द्विपक्षीय विदेश यात्रा रूस की रही। ठीक है, रूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के रूस यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप देख सकते हैं 3 कथन है, उसके बाद उत्तर दिए गए हैं। वर्ष 2021 में 21वीं शिखर वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार को 2025 तक $25 अरब करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आपको पता ही है 2021 के बाद 22 और 23 में शिखर वार्ता नहीं हुई थी, तो 2021 में क्या लक्ष्य रखा गया था? $25 अरब का। वर्तमान में भारत व रूस का द्विपक्षीय व्यापार 65 अरब डॉलर को पार कर चुका है। ठीक है, यानी 2025 का लक्ष्य 2024 में ही पूरा, मतलब क्या पार, क्या तिगुना लगभग हो गया, 2.5 गुना से भी ऊपर हो गया। वार्ता के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $100 अरब करने का लक्ष्य तय किया है। अब क्या है कि 2025 तक जो लक्ष्य $25 अरब था उसे तो पहले ही पार कर लिया गया, 65 अरब डॉलर, तो 2030 तक इसे $100 अरब करने का लक्ष्य रखा गया। अब इन तीनों में से कौन सही है?
केवल एक सही है, एक और तीन सही है, एक और चार, चार तो नहीं है, एक और तीन सही है, दो कहा जा सकता है, एक, दो और तीन सही, तीनों ही सही है, तो तीनों ही जो कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस यात्रा के दौरान रूस के कितने शहरों में नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास यानी कॉन्सुलेट्स खोलने की घोषणा की? तो 2 शहरों में, कजान और येकातेरिनबर्ग में खोलने की बात कही गई। और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों देशों के बीच जो 65 अरब डॉलर का जो व्यापार है, 65 अरब डॉलर का जो व्यापार पहुंच चुका है, उसमें थोड़ा भारत के ना व्यापारिक घाटा बहुत ज़्यादा है। रूस जो भारत को निर्यात करता है, रूस से जो भारत में निर्यात होता है वो 61.43 अरब डॉलर का, और भारत से जो रूस को आयात होता है वह, भारत से जो निर्यात किया जाता है वो 4.26 अरब डॉलर का। ये बहुत बड़ा व्यापारिक, लगभग 57 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा है, यानी रूस को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और कारण क्या है? तो भारत तेल, अंधाधुंध तेल खरीद रहा है रूस से, क्योंकि कुछ कम कीमत पर, बाजार में जो तेल है उससे कम कीमत पर भारत को रूस जो है तेल, कच्चा तेल मुहैया करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द एपोस्टल को सम्मानित किया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ऑस्ट्रिया की यात्रा संपन्न की? तो आपको पता होगा 7-8 को भारत के प्रधानमंत्री रूस में रहे और 9-10 को ऑस्ट्रिया में रहे। तो यह कब, कितने 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इन्होंने यह ऑस्ट्रिया की यात्रा संपन्न की। ऑस्ट्रिया की 2 दिन की यात्रा के पश्चात 9 जुलाई को ही मोदी ऑस्ट्रिया की वियना पहुँचे, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। भारत व ऑस्ट्रिया की राजनयिक संबंध 1949 में स्थापित हुए थे, जिसके 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ऑस्ट्रिया की यह यात्रा श्री मोदी ने की। वैसे 41 वर्ष के अंतराल के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी। 41 वर्ष पूर्व यानी 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। पिछले वर्ष भारत से ऑस्ट्रिया के निर्यात के लिए जो निर्यात है वो 1.52 अरब डॉलर तथा आयात 1.41 अरब डॉलर का रहा था। एक व्यापारिक ढांचा भी मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 से 12 जुलाई 2024 को बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ढाका, बैंकॉक, कोलंबो या नई दिल्ली? तो यह संपन्न हुआ नई दिल्ली में। यहाँ पे देख सकते हैं बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों को एक साथ फोटो में। अब यहाँ पे देखते हैं इस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण बातें और या इस सम्मेलन के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित 7 देशों के समूह, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। ये सारे पॉइंट दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में 11 से 12 जुलाई 2024 को संपन्न हुआ। संगठन को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत के लिए बिम्स्टेक देशों के साथ संबंधों को नेबरहुड फर्स्ट, ईस्ट एक्ट व सागर, इन तीनों नीतियों का ही हिस्सा बताया और कहा कि हमारा इरादा इस संगठन को और मजबूत बनाने और इसमें नई ऊर्जा का संचार करना होना चाहिए, ताकि बाद में होने वाले शिखर सम्मेलन में ठोस फैसले लिया जा सके। बिम्स्टेक का जो अगला यानी 6ठा शिखर सम्मेलन सितंबर 2024 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में प्रस्तावित है। और संगठन के देश कौन कौन से हैं? तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार व थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन सितंबर 2024 में कहाँ प्रस्तावित है? तो अभी हमने देखा बैंकॉक में। यह है इन देशों के संगठनों के नाम। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तब बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। तो उसी तरह एससीओ के ये शीर्ष नेताओं का, यहाँ पे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। तो 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में संपन्न हुआ एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन। 3 से 4 जुलाई को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 24वां
एससीओ शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। और इस सम्मेलन में किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिए? तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोव, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट, वो तो थे ही मेजबान, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदीर जापारोव, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इसके अलावा ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर तथा जो नए 10वें सदस्य हैं, आपको बता दूं कि एससीओ में सदस्यों की संख्या अब 10 हो गई है। और 10वां सदस्य कौन है? बेलारूस, और इसके भी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको उपस्थित थे। घरेलू व्यवस्था के ईरान भी इसका सदस्य हो चुका है, तो 9वां सदस्य था ईरान और 10वां बेलारूस। घरेलू व्यस्तता के कारण भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में उपस्थित न हो सके तथा भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि एससीओ में भारत की तरफ से किसने भाग लिया। पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त मंगोलिया के राष्ट्रपति, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति मेहमान के रूप में तथा संगठन में वार्ताकार राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बेलारूस को आधिकारिक तौर पर संगठन की सदस्यता उद्घाटन समारोह में ही दिलाई गई। बेलारूस इस समूह का 10वां सदस्य है। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का जो आगामी जो सम्मेलन होगा यानी 25वां शिखर सम्मेलन, वो चीन में होगा 2025 में। ठीक है, अगर इस सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री का संबोधन आप सुनना चाहते हो तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न एससीओ के 24वें शिखर सम्मेलन में किस देश को आधिकारिक तौर पर संगठन का सदस्यता दिलाई गई यानी 10वां सदस्य बन गया? तो वह है बेलारूस। यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर में मेंबर स्टेट, तो वहाँ पे आप जो पहले ऑब्जर्वर स्टेट था, पहले 9 सदस्य थे और ऑब्जर्वर स्टेट को निकाल करके यहाँ 10वां सदस्य बनाया गया है। बेलारूस 10वां सदस्य हो गया है। अब अफगानिस्तान और मंगोलिया ऑब्जर्वर स्टेट है। डायलॉग पार्टनर के रूप में अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, ये सब सारे देश हैं। तो 10 सदस्य कौन कौन से देश हैं? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और 10वां सदस्य हो गया है बेलारूस। ठीक है, ये एससीओ के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेंथिंग मल्टीलैटरल डायलॉग स्ट्राइविंग टुवार्ड्स ए सस्टेनेबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी इस वर्ष शिखर सम्मेलन का थीम था। आपको 49वां प्रश्न, सॉरी दोस्तों, हाल ही में अस्थाना में संपन्न 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है, स्ट्रेंथिंग मल्टीलैटरल डायलॉग स्ट्राइविंग टुवार्ड्स ए सस्टेनेबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी इस वर्ष इस शिखर सम्मेलन का थीम था। सम्मेलन में विभिन्न चर्चाओं के पश्चात 25 रणनीतिक समझौते को मंजूरी सम्मेलन में दी गई। क्षेत्रीय विकास के लिए 2035 तक एससीओ विकास रणनीति को सर्वसम्मति से अपनाया गया। और चौथा है, भारत व चीन के रक्षा मंत्रियों की भी द्विपक्षीय वार्ता इस अवसर पर हुई। कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 1, 3 और 4 या 1, 2, 3, 4 सभी सही है? तो सभी सही है। 1, 2, 3, 4 मैंने जो चारों कथन पढ़े ये चारों ही 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन में अपनाए गए, ये चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों का आगामी 25वां शिखर सम्मेलन अगले वर्ष 2025 में कहाँ प्रस्तावित है? तो यह चीन में प्रस्तावित है। अगर संघाई सहयोग संगठन के बारे में मैंने कई वीडियो में बताया, इसके बावजूद भी अगर आपसे कुछ छूट गया हो तो यहाँ पे आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि संघाई सहयोग संगठन का जो जितने भी शिखर वार्ताएं हुई हैं 1 से लेकर 24 तक, उसका पूरा लिस्ट है, कब और कहाँ हुआ है। 2001 से लेकर 2024 तक और 25 में चीन में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो अभी यहाँ पे कजाकिस्तान के अस्थाना में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान इन दोनों की मीटिंग भी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, कजाकिस्तान में अस्थाना में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से इतर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी 4 जुलाई 2024 को हुई। भारत की ओर से यह स्पष्ट बता दिया गया है कि दोनों देशों के बीच अस्थायी शांति के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच लगभग 1 घंटे तक चली यह बातचीत
हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच सबसे लंबी कूटनीतिक वार्ता है। आपको पता ही है, गलवान घाटी की घटना के बाद भारत और चीन की सेनाएं हैं एकदम बॉर्डर एलएसी में आमने सामने है, और इसको तय कर नियंत्रित व्यवस्थित तरीके से पीछे करने के लिए कई वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उसमें बहुत ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी लैसेट रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में हर वर्ष होने वाली मौतों में लगभग 11.5% यानी 12,000 मौतें केवल वायु प्रदूषण के कारण होती है? मुंबई, नई दिल्ली, पटना या चेन्नई? तो सही उत्तर है दोस्तों नई दिल्ली। हाल ही में जारी लैसेट रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में हर वर्ष होने वाली मौतों में लगभग 11.5% यानी लगभग 12,000 मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती है। अध्ययन में कहा गया है कि जो 10 शहरें हैं वे अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी में हर वर्ष औसतन 33,000 से अधिक मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है जो हर साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारत के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में हाल ही में बहुत उथल पुथल मचा हुआ है। तो हाल ही में हुआ यह समझौता रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई $500 मिलियन की ऋण सहायता के तहत हस्तांतरित होने वाली एक प्रमुख अनुबंध है। अब तो लगता है ये सारे पैसे फंसने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सियोम 4 मिशन जिसके तहत भारत ने अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को इस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए चुना है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? इसरो, नासा या एक निजी अमेरिकी कंपनी एक्सियोम, या चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों यानी नासा और अमेरिकी कंपनी एक्सियोम, इन दोनों के द्वारा? तो सही उत्तर है दोनों, बी और सी यानी दोनों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को इस वर्ष के अंत में अमेरिका के नासा के साथ मिलकर एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए एक मिशन के लिए चुना है। इस मिशन पर केवल एक अंतरिक्ष यात्री ही जाएगा। एक्सियोम 4 मिशन नासा और एक निजी अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस का चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहली बार किसी महिला को देश के शीर्ष सैनिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? कनाडा, स्विट्जरलैंड, मलेशिया या ब्रिटेन? तो सही उत्तर है दोस्तों कनाडा। कनाडा ने सैन्य इंजीनियर कैरीगनन को, जो सैन्य इंजीनियर है वहाँ की, कैरीगनन को शीर्ष सैनिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। कोटा भारू जो हाल ही में ईस्ट कोस्ट रेल लिंक के लिए चर्चा में था, किस देश में स्थित है? कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार? तो पूर्वी तटीय रेल लिंक मलेशिया के उत्तर पूर्वी, सही उत्तर है मलेशिया, उत्तर पूर्वी तट के निकट केलंतन नदी पर स्थित कोटा भारू को देश के पश्चिमी तट पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मलक्का जल डमरूमध पर स्थित पोर्ट क्लैंड से जोड़ेगा। ये जो लिंक है ये इसको जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी विश्व शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? भारत, चीन, नॉर्वे या सिंगापुर? तो यह सिंगापुर को सौंपी गई है। हाल ही में सिंगापुर ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए मेजबानी का अधिकार हासिल कर लिया है। यह प्रतियोगिता 20 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी, यानी इसी वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 248वां, 249वां, 250वां या 240वां? तो 248वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 11 जुलाई 2024 को नाटो की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या लंदन में? तो सही उत्तर है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। 4 अप्रैल 1949 को गठित उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के वार्षिक बैठक का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में किया गया। आपको पता होना चाहिए कि नाटो में 32 देश शामिल है और इस समूह में नवीनतम जो सदस्य है वो स्वीडन है, जो कि 2024 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में अवस्थित है? सिंगापुर, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका? तो नेपाल में अवस्थित है। नेपाल के चितवन क्षेत्र में भूस्खलन के बाद त्रिशूली नदी में 2 बसों के बह जाने के बाद 7 भारतीय नागरिकों सहित कम से कम 65 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यह क्षेत्र चितवन राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, जिसे 1973 में नेपाल के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय घटना के बाद हम लोग चलते हैं आर्थिक घटनाक्रम की तरफ, और 61वां प्रश्न है, बीते वर्ष 2023-24 की तुलना में जो 2022-23 की तुलना में
2023-24 में देश के रक्षा उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, यानी 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 79.2, 16.7, 20.8 या 32.5? तो सही उत्तर है दोस्तों 16.7%। रक्षा मंत्रालय की 5 जुलाई 2024 की विज्ञप्ति के अनुसार देश में रक्षा उत्पादन का मूल्य 2023-24 में रिकॉर्ड 1,26,887 करोड़ का रहा, जो पिछले वर्ष यानी 2022-23 में 1,08,684 करोड़ था। इस प्रकार रक्षा उत्पादन में 16.7% की वृद्धि इस वर्ष प्राप्त की गई। 2023-24 में रक्षा उत्पादन के कुल मूल्य में डीपीएसयू एवं अन्य पीएसयू का योगदान 79.2% तथा निजी क्षेत्र का योगदान 20.8% रहा। 2022-23 में देश के कुल रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ के थे, जो 2023-24 में 21,083 करोड़ के रहे हैं। यह विगत वर्ष में रक्षा निर्यातों में 32.5% की वृद्धि को दर्शाता है। रक्षा मंत्रालय की 5 जुलाई की विज्ञप्ति के अनुसार विगत 5 वर्षों में देश में रक्षा उत्पादन के आंकड़े जो है वो निम्नलिखित है। देख सकते हैं कुल 2023-24 में जो है कुल उत्पादन 1,26,887 का हुआ, जिसमें डीपीएसयू और पीएसयू का जो योगदान है, सरकारी फर्म का जो योगदान है 1,03,081 का रहा और निजी कंपनियों का योगदान 26,506 करोड़ का रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी से प्रश्न है 2023-24 में देश में कितने करोड़ का रक्षा उत्पादन हुआ? तो कितना उत्पादन हुआ? तो लगभग 1,27 लाख करोड़। ठीक है, बीते वर्ष 2022-23 की तुलना में 23-24 में देश के कुल रक्षा निर्यातों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 32.5% की वृद्धि दर्ज की गई। एक्सप्लेनेशन में हमने देखा है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा केवल भारतीय उद्योगों से ही रक्षा संबंधी वस्तुओं के खरीद जाने हेतु कितनी वस्तुओं की 5वीं सूची जारी की गई? तो यह जो जारी की गई है वो 346 वस्तुओं की सूची जारी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 से 23 की अवधि में पाकिस्तान की जनगणना पाकिस्तान की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है? तो पाकिस्तान की जनसंख्या में 2.55% की वार्षिक वृद्धि 2016 से 23 के बीच में हुई है। हाल ही में पाकिस्तान की 7वीं जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई, उसको देखते हैं। पाकिस्तान की सांख्यिकी ब्यूरो ने देश की वर्ष 2023 की 7वीं जनगणना एवं आवासीय गणना के आंकड़े 18 जुलाई 2024 को जारी किए। इस गणना में देश की कुल जनसंख्या 2023 में 24,04,58,089 दर्ज की गई है, जो 2017 में छठी गणना 207.6 मतलब 20 करोड़ थी। इस प्रकार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 2.55% इस अवधि में रही है। इस दर से इसकी जनसंख्या 2050 तक दुगनी हो जाएगी, इस रिपोर्ट में कहा गया है। ताज़ा 2023 की जनगणना में देश में पुरुषों की संख्या जो है 124.32 मिलियन व महिलाओं की संख्या 117.15 मिलियन दर्ज की गई है। ठीक है, इस प्रकार लिंगानुपात जो है वहाँ पे 1.06 पाया गया है। 2017 की तुलना में 2023 में पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 96.47% से घटकर 96.35% रह गया है, यानी वहाँ पे मुस्लिमों का अनुपात कितना है? 96.35। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार किस वर्ष तक पाकिस्तान की जनसंख्या दुगुना हो जाएगी? तो इस आंकड़ों के अनुसार 2050 तक दुगुना हो जाएगी। हाल ही में जारी पाकिस्तान की 7वीं जनगणना 2023 के आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको 4 कथन दिए गए, उसके बाद आपका विकल्प है। देश में पुरुषों की जनसंख्या 124.32 मिलियन है तथा महिलाओं की संख्या 117.15 मिलियन दर्ज की गई है, तो यह सही है। दूसरा कथन, 2017 की तुलना में 2023 में पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 96.47% से घटकर 96.35% रह गया है, तो ये भी सही है। 2017 की तुलना में 2023 में पाकिस्तान में हिंदू जनसंख्या 3.5 मिलियन से बढ़कर 3.8 मिलियन हो गई है, किंतु कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का अनुपात 1.73% से घटकर 1.61% रह गया है, तो ये भी सही है। और चौथा जो कथन है वो 2023 की गणना में पाकिस्तान में सिख जनसंख्या 15,998 तथा पारसी जनसंख्या 2,348 दर्ज की गई है, तो ये चारों ही कथन सही है। तो डी विकल्प सही है, 1, 2, 3, 4 यानी उपरोक्त सभी कथन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में आर्थिक विकास दर रहेगा, कितना रहेगा? तो IMF ने बताया कि चालू 2025-24-25 में भारत का विकास दर 7% रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं IMF द्वारा जो संपूर्ण विश्व और भारत और आसपास के देशों में और क्षेत्रों में जो विकास दर है उसकी सूची जारी की गई है। तो भारत के संबंध में यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत 2024-25 में 7% की बात कही गई है। ठीक है, हाल ही में जारी वैश्विक जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस वर्ष भारत की जनसंख्या अपने सर्वोच्च स्तर पर होगी? तो यह बताया गया है 262 में। विश्व में जनसंख्या की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जनसंख्या विभाग की द्विवार्षिक वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जारी की गई। इसमें बताया गया है कि भारत जो 2023 में चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है, की जनसंख्या यानी भारत की जनसंख्या 2062 में अपने सर्वोच्च स्तर 1.70 अरब पर होगी, जिसके बाद इसमें गिरावट शुरू होगी और इसके बावजूद 2021 सन तक 150 करोड़ जनसंख्या के साथ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बना रहेगा। यानी आज से 75 साल तक भारत टॉप पे रहने वाला है जनसंख्या के मामले में। हाल ही में जारी एशिया विकास बैंक के ताज़ा आकलन के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है चीन में वृद्धि 2023 में 5.2% तथा भारत में यह 8.2% रही है 2023 की, तो ये सही है। भारत में 2024-25 में 7% व 2025-26 में 7.2% वृद्धि का पूर्वानुमान है। ये जो आकलन है ना, जब एशियन विकास बैंक का है। ठीक है, आप मिक्स मत करिएगा IMF और एशियन विकास बैंक से। तीसरा कथन 2023-24 में भारत में 8.2% की वृद्धि पहले ही विश्व में सर्वोच्च रही है, तो ये सही है। चौथा जो कथन है वह चीन में वृद्धि 2024 व 25 में क्रमशः यानी 2024 में 4.8% व 2025 में 4.5% रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है ADB द्वारा। तो ये चारों ही कथन सही है, A, B, C मतलब 1, 2, 3, 4। तो चौथा विकल्प सही होगा, केवल 1, 2, 3, 4 यानी सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 2023-24 के लिए EPF जमाओं पर कितने प्रतिशत ब्याज को मंजूरी प्रदान की गई है? 8.10, 8.15, 8.20 या 8.25। तो सही उत्तर है दोस्तों 8.25। यहाँ पे आप देख सकते हैं कब कितनी जारी की गई। 2024-25 की पहली तिमाही में देश के वस्तुगत निर्यातों एवं आयातों में क्रमशः कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों देश के आयातों में 6.76% व देश के निर्यातों में 6.76% और देश के आयातों में 7.64% की वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ पे आप मैप चार्ट में भी यहाँ पे मैप में देख सकते हैं भारत का वाणिज्यिक व्यापार। एक्सप्लेनेशन से भी इसको समझते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में देश के निर्यातों व आयातों में दोनों में ही धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून 2023 की बात हम करें, 2023 में भारत के वस्तुगत निर्यात जहां 103.89 अरब डॉलर के थे, वहीं इसी अवधि में 2024 में यह 109.96 अरब डॉलर के हो गए हैं, जो संदर्भित तिमाही में देश के वस्तुगत निर्यातों में 6.76% की वृद्धि को दर्शाता है। इसी प्रकार पिछले वर्ष यानी अप्रैल जून 2023 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल जून 2024 में वस्तुगत आयात में 160.05 अरब डॉलर से यह बढ़कर इस वर्ष हो गया है 172.23 अरब डॉलर हो गया है। तो इस अवधि में जून 2023 की तुलना में अप्रैल से जून 2024 में यह 7.64% की अधिक है। इन आंकड़ों के साथ वस्तुगत व्यापार यानी ट्रेड डेफिसिट कितना रहा? तो अप्रैल जून 2024 में 62.27 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24-25 में निर्यात 109.96, आयात 172.23 और व्यापारिक घाटा जो रहा वो 62.27 अरब डॉलर का रहा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2024 को जारी 2024-25 की पहली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सही है? अप्रैल जून 2024 में भारत के वस्तुगत निर्यात 109.96 अरब डॉलर रहा, तो सही है। अप्रैल जून 2024 में भारत के वस्तुगत आयात 172.23 अरब डॉलर रहा, तो ये भी सही है। अप्रैल जून 2024 में वस्तुगत व्यापार घाटा 62.27 अरब डॉलर का रहा, तो ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2024 को जारी 2024-25 की पहली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सही है? अप्रैल जून 2024 में भारत के कुल निर्यात यानी वस्तुगत व सेवाओं दोनों को मिलाकर जो निर्यात है वो 200.33 अरब डॉलर के रहे हैं। अप्रैल जून 2024 में भारत के कुल आयात जो है यानी दोनों को मिलाकर वस्तुगत और सेवाओं दोनों को मिलाकर 222.89 अरब डॉलर के रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है, संदर्भित अवधि में समग्र विदेशी व्यापार जो घाटा है 22.56 अरब डॉलर का रहा है, तो उपरोक्त सभी ही विकल्प सही है। स्विफ्ट का विस्तृत रूप क्या है? सिंगल वर्ल्ड, तो इसका सही उत्तर हम बता देते हैं दोस्तों, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। स्विफ्ट व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी तरह के औपचारिकताएं व जरूरतों का एक ही खिड़की से संपन्न कराने की सुविधा है, ताकि व्यापारियों व निवेशकों को अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जगह जगह पर भटकना ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नियुक्तियों से संबंधित है, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट जेराडे रवि, विक्रम मिश्री, विनय मोहन क्वात्रा या धीरेन्द्र के ओझा? तो सही उत्तर है दोस्तों विक्रम मिश्री। आप इमेज में देख सकते हैं, भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के 1989 बैच के अधिकारी विक्रम मिश्री भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। चीनी मामलों के विशेषज्ञ श्री मिश्री चीन में भारत के राजदूत रहने के पश्चात 1 जनवरी 2022 से उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। विदेश सचिव पद पर विनय मोहन क्वात्रा का स्थान उन्होंने 15 जुलाई 2024 से लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन महीनों में जो नियुक्ति हुई है, भारत के नए विदेश सचिव विक्रम मिश्री, अमेरिका में भारत के नए राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक धीरेन्द्र के ओझा, BSNL के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार रॉबर्ट जेराडे रवि, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के नए अध्यक्ष रवि अग्रवाल, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर और चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड के नए अध्यक्ष डॉक्टर संजय बिहारी। और भी लोग हैं, तो एक एक करके हम लोग इन्हें देखेंगे। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना को बनाया गया है, तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक बनाया गया है शेखर कपूर को। फेडरल बैंक के नए प्रबंधन निदेशक सह CEO बने हैं KV सुब्रमण्यम, तो वहीं LIC के प्रबंध निदेशक व CEO बनाए गए सिद्धार्थ मोहन दी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक बनाया गया है BS राहुल को, तो CSIR के महानिदेशक का कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि की गई है। तो कौन है CSIR के महानिदेशक? N कलई सेल्वी। HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक बनाया गया अनुज त्यागी को, तो KK धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं अजीत कुमार। भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन हैं CS सेट्टी, तो यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा। 1 अक्टूबर 2024 से नाटो के नए महासचिव कौन होंगे? तो नीदरलैंड के मार्क रूटे। तो SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीन चंद्र झा होंगे। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नई चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक बनाई गई हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। एक एक करके हम लोग देखते हैं। हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को। विदेश सचिव, भारत के विदेश सचिव रहे, विदेश सचिव अब किसे बना दिया गया है? विक्रम मिश्री को। विदेश सचिव रहे विनय मोहन क्वात्रा अब अमेरिका में भारत के नए राजदूत जुलाई 2024 से नियुक्त किए गए हैं। तरनजीत सिंह संधू की जनवरी में सेवानिवृत्ति के पश्चात यह पद रिक्त था। 1 मई 2022 से 14 जुलाई 2024 तक विदेश सचिव रहे हैं विनय क्वात्रा। पूर्व वर्षों में फ्रांस व नेपाल में भी राजदूत रह चुके हैं। तो अमेरिका में भारत के नए राजदूत विनय मोहन क्वात्रा। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक हैं धीरेन्द्र के ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 6 माह के लिए BSNL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार हेतु नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्ट जेराडी रवि को नियुक्त किया गया है।
हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष होंगे रवि अग्रवाल। भारतीय राजस्व सेवा के रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष यानी CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए अध्यक्ष 1 जुलाई 2024 से बनाए गए। इस पद पर उनकी यह नियुक्ति 30 जून 2025 तक के लिए की गई है। इमेज में देख सकते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल, डॉक्टर BN गंगाधर, डॉक्टर संजय बिहारी या राजेंद्र खन्ना। तो यह बनाए गए हैं डॉक्टर BN गंगाधर। इस पद पर उनकी यह नियुक्ति 4 वर्ष के लिए या अधिकतम 70 वर्ष में जो भी पहले हो तक की गई है। इमेज में इनको देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर। हाल ही में किसे चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह चुना गया है डॉक्टर संजय बिहारी को। तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक डॉक्टर संजय बिहारी को चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड का अध्यक्ष जुलाई 2024 में नियुक्त किया गया है। इस पद पर उनकी यह नियुक्ति 4 वर्ष या 70 वर्ष इनमें जो भी पहले हो तक किया गया है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर संजय बिहारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80वां प्रश्न, जुलाई 2024 में निम्न में से किस न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में क्यों हुई है? तो 2 लोगों की हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह व न्यायमूर्ति R महादेवन। गलती से C पर टिक हो गया, लेकिन B और C दोनों ही सही है। B और C दोनों ही सही है। ठीक है, ये ना हो के ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह तथा मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति R महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति जुलाई 2024 में प्रदान की गई है। और इन नियुक्ति के पश्चात जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है, मुख्य न्यायाधीश सहित जो कुल संख्या होती है 34, उसे अब पूरा कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं राजेंद्र खन्ना। राजेंद्र खन्ना अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति है। जनवरी 2018 से उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे राजेंद्र खन्ना को अब अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरकार ने जुलाई 2024 में नियुक्त किया गया। यह पहला ही अवसर है जब अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर कोई नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है। भारतीय पुलिस सेवा के 1978 बैच के ओडिशा कैडर के अधिकारी राजेंद्र खन्ना उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्ति से पूर्व दिसंबर 2014 से दिसंबर 2016 तक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर कार्यरत है? ये कौन है? अतिरिक्त राजेंद्र खन्ना अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, क्योंकि वो उप राष्ट्रीय सुरक्षाकार थे राजेंद्र खन्ना, उन्हें अब अतिरिक्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में 3 उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यरत हैं। कौन कौन? टीवी रविंद्रन, पवन कुमार व पंकज कुमार। ये तीनों जो है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे राजेंद्र खन्ना का प्रोन्नयन जो प्रमोशन जो हो गया अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर करने के साथ ही जो वो थे 2 नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की भी नियुक्ति सरकार ने जुलाई 2024 में की। इनमें टीवी रविचंद्रन व पवन कुमार शामिल है। इन दोनों को नया किया गया। पहले से एक थे कौन? तो पहले से पंकज कुमार पहले से उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। तो अब वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा जो परिषद है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना, और 3 उसमें उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन कौन है? टीवी रविंद्रन, पवन कुमार और पंकज कुमार सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे गोवा में होने वाले भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है शेखर कपूर। शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक तथा उनके प्रमुखों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक से सीईओ किसे बनाया गया है? केवी सुब्रमण्यम, ये सही है। एलआईसी के प्रबंध निदेशक से सीईओ किसे बनाया गया है? सिद्धार्थ मोहंती, ये भी सही है, याद रखिएगा दोस्तों। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो बीएस राहुल को बनाया गया है। तो ये तीनों ही सही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न भी इसी से है। बैंक तथा उनके प्रमुखों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक कौन है? तो अनुज त्यागी। केके धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक अजीत कुमार। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी व सीईओ नवीन चंद्र झा।
और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक गिरिजा सुब्रमण्यम हैं। तो ये चारों ही विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है CS सेट्टी को। CS सेट्टी भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन हैं। हाल ही में किसे यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? मार्क रूटे, एंटोनियो कोस्टा, चार्ल्स मिशेल या उर्सुला वॉन डेर लेयन को? तो सही उत्तर है दोस्तों एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा को, जो कि पुर्तगाल के हैं, इन्हें यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय संघ के शीर्ष निकाय यानी यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष जून 2024 में चुने गए हैं। इस पद पर बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल, जो दिसंबर 2019 से यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे, उनका स्थान उन्होंने 1 अक्टूबर 2023 से वे ले लेंगे, यानी 31 सितंबर तक बने रहेंगे। कौन? तो चार्ल्स मिशेल यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में, उसके बाद यह ले लेंगे। यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ का शीर्ष निकाय है। इसमें यूरोपीय संघ के 27 राष्ट्रों के शासन प्रमुखों के अतिरिक्त यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष शामिल होते हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का चुनाव परिषद के 27 राष्ट्राध्यक्षों के शासन प्रमुखों द्वारा गुप्त मतदान से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए एंटोनियो कोस्टा किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? तो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री है। हाल ही में कौन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के पद हेतु हुए चुनाव में निवर्तमान अध्यक्ष 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के हेतु पुनः चुन ली गई है? तो यूरोपीय आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है उर्सुला वॉन डेर लेयन और इन्हें अगले 5 साल के लिए पुनः चुन लिया गया है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के चुनाव के पश्चात यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव यूरोपीय संसद में 19 जुलाई को हुआ। आयोग की निवर्तमान अध्यक्ष जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयन, आपने नाम सुना ही होगा, ही अगले 5 वर्ष के एक और कार्यकाल हेतु चुनी गई है। वह 1 नवंबर 2019 से ही यह पद संभाले हुए हैं। इस पद पर 5 वर्ष का उनका दूसरा कार्यकाल 1 नवंबर 2024 से शुरू होगा। ठीक है, ये है उर्सुला वॉन डेर लेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 32 देशों के संगठन नाटो का नया महासचिव किसे चुना गया है? तो नाटो के नए महासचिव है मार्क रूटे। ठीक है, नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे 32 देशों के नाटो के संगठन के 14वें महासचिव होंगे। अक्टूबर 2010 से 2024 तक 14 वर्षों तक नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रहे मार्क रूटे को नाटो का नया महासचिव 26 जून को चुना गया है। नाटो महासचिव के रूप में यह कार्यभार कब संभालेंगे? तो 1 अक्टूबर से संभालेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर को जो वर्तमान महासचिव है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, उनका बढ़ा हुआ जो कार्यकाल वो समाप्त हो जाएगा। नॉर्वे के स्टोल्टेनबर्ग अक्टूबर 2024 से नाटो के महासचिव हैं। तो नए महासचिव नाटो के नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे 1 अक्टूबर 2024 से यह पद संभालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाटो के महासचिव जो उनके स्थापना से लेकर वर्तमान तक के लिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब महीनों में पुरस्कार और सम्मान से संबंधित प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। 2024 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? सलमान रश्दी, अरुंधति राय, JK रॉलिंग या गीतांजलि श्री? तो यह पुरस्कार दिया जाएगा अरुंधति राय। 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय लेखिका अरुंधति राय को निर्भीक एवं मुखर लेखन के लिए इंग्लिश पेन चैरिटी द्वारा स्थापित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बॉलीवुड के किस अभिनेता को 77वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव का कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है भारत के स्टार बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को, किंग खान शाहरुख खान। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? संदेश झिंगन, लिलियांजुआना चांगते, डेविड लाल्हन सांगा या रहीम अली? तो सही उत्तर है दोस्तों लालियांजुआला चांगते। फुटबॉल के क्षेत्र के 2023-24 के अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF के पुरस्कारों का वितरण 19 जुलाई को नई दिल्ली में किया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जो है वो लालियांजुआला चांगते, जो कि मिजोरम के हैं, इन्हें दिया गया, तथा सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार तमिलनाडु की इंदुमती कथीरेसन को दिया गया। चांगते को लगातार दूसरे वर्ष यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिससे एक से अधिक बार यह पुरस्कार जीतने वाले 5वें खिलाड़ी हो गए हैं। तो एक बार देख लेते हैं इन पुरस्कारों की सूची। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया लालियांजुआला
चांगते मिजोरम के। और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार दिया गया है तमिलनाडु की इंदुमती कथी रेशन को। सर्वश्रेष्ठ होनहार खिलाड़ी में पुरुष वर्ग का खिताब दिया गया है डेविड लालहलन सांगा को, तो महिला का दिया गया है नेहा को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच में पुरुष वर्ग का खिताब दिया गया है खालिद जमील को, तो महिला वर्ग में शुक्ला दत्ता को। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ रेफरी चुना गया है रामचंद्र वेंकटेश को, तो वहीं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सहायक रेफरी उज्जवल हल्दर को चुना गया। अगला प्रश्न भी इसी से, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF का वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो इंदुमती कथी रेशन को। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की तस्वीर। वर्ष 2023-24 के लिए दिए गए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ होनहार पुरुष खिलाड़ी डेविड लालहलन सांगा, तो सही है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ होनहार महिला खिलाड़ी नेहा, सही है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच खालिद जमील, सही है। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला कोच शुक्ला दत्ता, सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक मूवमेंट के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने की है। तो यह खिलाड़ी और कोई नहीं, ओलंपिक में भारत के स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा है। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेलों में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, जो किसी भारतीय द्वारा ओलंपिक खेलों में जीता गया पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था। और वर्तमान ओलंपिक में इसी 10 मीटर पिस्टल में ही मनु भाकर ने रजत पदक जीता है, कि जो कि किसी ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा शूटिंग में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला है। ठीक है। 2024 का गुलबैंकियन मानवता पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा डॉक्टर रतन लाल और मिस्र के एक संगठन सीकेम को। टिकाऊ कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुर्तगाल स्थित यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग APCNF व ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से संबंध रहे भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानी डॉक्टर रतन लाल तथा मिस्र के एक संगठन सीकेम को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। और पुरस्कार हेतु इनका चयन किसके द्वारा किया गया है, तो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंगेला मर्केल की अध्यक्षता वाली जूरी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सा मिलान सही है, तो द पर्सन इज एक्टिविस्ट मेमोरी पॉलिटिकल, यह लेखक है अरुण राय, तो सही है। आई हैव द स्ट्रीट ए कुटी क्रिकेट स्टोरी, रविचंद्र अश्विन और सिद्धांत मोंगा, ये भी सही है। ब्लू सिस्टर्स के लेखक कोको मिलर्स, तो ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है हिलविली एलिगा मेमोइड ऑफ ए फैमिली एंड कल्चर इन क्राइसिस, JD वेंस, ये सभी सही है। सारे ही विकल्प सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुस्तकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 99वां प्रश्न, हाल ही में किसे रूस का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द एपोस्टल सम्मान से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सम्मानित किया है, तो और कोई नहीं, यह प्रश्न पहले भी रिपीट हो गया है इस वीडियो में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और विगत वर्षों में प्रधानमंत्री को किन किन देशों से जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया है उसकी एक लिस्ट आपको दी गई है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। ये सारे लिस्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आज का 100वां प्रश्न, हाल ही में सरकार द्वारा किए गए अधिसूचना के अनुसार किस तिथि को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, 20 जून, 25 जून, 25 जुलाई या 25 जुलाई, 20 जुलाई या 25 जुलाई, तो सही उत्तर है दोस्तों 25 जून को। क्यों मनाया जाएगा, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा 49 वर्ष पूर्व 1975 में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा को संविधान की हत्या मानते हुए सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। इस आशय की अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को जारी की गई। अधिसूचना में कहा गया है कि आपातकाल की अवधि के दौरान सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए गए। इसलिए आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। अब कुछ मिसलेनियस प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हो रहे सत्संग के दौरान मची भगदड़ में कम से कम 121 लोगों की मृत्यु हो गई, तो यह कौन सा शहर था, तो हाथरस। यहाँ पे देख सकते हैं यूपी का पूरा मैप और उसमें हाथरस कहाँ है। उत्तर प्रदेश में हाथरस के सिकंदरा राऊ क्षेत्र में
फुलरई मुगलगढ़ी गांव में 2 जुलाई 2024 को नारायण साकार हरि महाराज उर्फ भोले बाबा, जिनका मूल नाम है सूरजपाल सिंह, के सत्संग के पश्चात मची भगदड़ में कम से कम 121 लोगों की मौत भीड़ कुचलने से और दम घुटने से हो गई। ठीक है, भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को 2-2 लाख रुपए की राहत प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रदान करने की घोषणा की है, जबकि इतनी ही राशि की मदद राज्य सरकार द्वारा भी की जाएगी। भगदड़ की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। सत्संग कार्यक्रम के आयोजकों ने इस कार्यक्रम के लिए लगभग 20,000 लोगों के लिए अनुमति प्रशासन से ली थी, किंतु उपस्थित खबरों के अनुसार भीड़ जो थी इससे कई गुना ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हाल ही में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत में आग लगने से उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया? तो यह युद्धपोत था INS ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 दिवसीय ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन 4 से 5 जुलाई 2024 को कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस विजय के रजत जयंती अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो यह कारगिल विजय दिवस के अवसर पर यह डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिका के पर्ल हार्बर में 27 जून 2024 से शुरू हुए विश्व के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है? तो यह है रिमपैक। रिमपैक जो रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक अमेरिकी नौसेना की मेजबानी में 1971 से शुरू हुआ एक द्विवार्षिक अभ्यास विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, जो हवाई के पर्ल हार्बर में 27 जून 2024 को शुरू हुआ। 6 सप्ताह तक चलने वाले इस नौसैनिक अभ्यास में भारत सहित 29 देश अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले इस बहुआयामी अभ्यास में शामिल होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं इस दौरान कौन कौन से युद्धाभ्यास हुए। तो नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2024 अमेरिका के पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में भारत सहित 29 देश, कब से? तो 27 जून 2024 से 6 सप्ताह तक चलेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 किसके बीच? तो भारत और थाईलैंड के बीच। कहाँ? तो थाईलैंड के टॉक प्रांत के फोर्ट बिचिरा प्रकन में। कब से? तो 1 से 15 जुलाई 2024 के बीच। और तीसरा नोमैंडलिक एलिफेंट 2024 सैन्य अभ्यास कहाँ? तो भारत और मंगोलिया के बीच मेघालय के उमरोई में 3 से 16 जुलाई 2024 के बीच हुआ। भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 हाल ही में संपन्न हुआ? तो मैत्री 2024 भारत और थाईलैंड का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैंडिक एलिफेंट 2024 हाल ही में संपन्न हुआ? तो भारत और मंगोलिया के बीच का। अब हम आते हैं खेलकूद। इन महीनों के दौरान जो खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनको हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने जून 2024 के लिए पुरुषों और महिलाओं का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। किसे घोषित किया गया? तो सही उत्तर है दोस्तों जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को, और ये दोनों ही भारतीय है। T20 विश्व कप 2024 में भारत की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने जून 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। वहीं महिला क्रिकेटर्स का यह सम्मान भारतीय ही स्मृति मंदाना को दिया गया। ICC द्वारा जनवरी 2021 से शुरू किया गया यह पुरस्कार भारत के कुल 11 खिलाड़ियों को 12 बार दिया जा चुका है। शुभमान गिल को यह पुरस्कार 2 बार मिला है। यह पहला अवसर है कि ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान के इतिहास में पुरुषों और महिलाओं दोनों क्रिकेटरों के पुरस्कार एक ही देश के खिलाड़ी को दिए गए हैं। तो किसे? जसप्रीत बुमराह पुरुष वर्ग में और इस महिला वर्ग में स्मृति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को पुरुष क्रिकेटर टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो आपको पता ही होगा भारत के गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ का स्थान लिया है। गौतम गंभीर का इस पद पर कार्यकाल दिसंबर 2027 तक रहेगा। उनकी कुछ उपलब्धि आपको इमेज में दिखाई गई है, उसे आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हाल ही में मलेशिया के जोहर में संपन्न एशियाई युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने दोहरा खिताब जीता? तो वह कोई नहीं, यह है अभय सिंह। मलेशिया के जौहर में जुलाई 2024 में संपन्न एशियाई युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के अभय सिंह ने दोहरे खिताब जीतने में सफल रहे। क्या? तो अपने ही देश के वेलावलन सेंथिल कुमार के साथ जोड़ी बनाकर पुरुषों का युगल खिताब तो उन्होंने जीता ही, बाद में ज्योत्सना चिन्नप्पा के साथ जोड़ी बनाकर मिश्रित युगल का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया। 2024 का लियोन मास्टर शतरंज खिताब किस भारतीय शतरंज ने अपने नाम किया? तो यह खिताब अपने नाम किया भारत के स्टार शतरंज खिलाड़ी
विश्वनाथन आनंद। हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में संपन्न पुरुषों का एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो यह जीता ध्रुव सितवाला ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में संपन्न महिलाओं का एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो यह जीते हैं अनुपमा रामाचंद्रन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में संपन्न 3 फार्मूला 1 रेसों और उनके विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स तो मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन सही है। हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स मैक्लारेन टीम के ओ पियास्त्री ये भी सही है। बेल्जियम ग्रांड प्री तो रेडबुल के मैक्स वर्स्टेपेन, उपरोक्त तीनों ही मिलान सही है। जुलाई 2024 में 3 फार्मूला 1 रेस, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स और बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हंगेरियन फार्मूला 2 रेस का खिताब किसने जीता? तो यह फार्मूला 1 से एक दर्जे नीचे का है फार्मूला 2, तो यह जीता भारत के कुश मैनी ने जीता। बेंगलुरु के 23 वर्षीय रेसिंग ड्राइवर कुश मैनी जुलाई 2024 में हंगरी में हुंगारोरिंग सर्किट में फार्मूला 2 रेस के विजेता घोषित हुए गए। यह रेस मूलतः रिचर्ड्स वर्सचूर ने जीता था, किंतु तकनीकी आधार पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाने पर कुश मैनी को विजेता घोषित किया गया। इनक्विटा रेसिंग के चालक कुश मैनी फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय चालक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लंदन में संपन्न विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है आपके सामने, कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, और या डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं। तो किसने जीता? तो अब टेनिस में राज आ गया है कार्लोस अल्कराज का। तो सही उत्तर है कार्लोस अल्कराज। यहाँ पे देख सकते हैं लंदन में 1 से 15 जुलाई 2024 को संपन्न विश्व के सबसे प्राचीन टेनिस टूर्नामेंट 137वें विंबलडन टूर्नामेंट में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब, तो पुरुष वर्ग का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता, तो वहीं महिलाओं में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने जीता। पुरुषों के एकल खिताब के लिए स्पेन के 21 वर्षीय कार्लोस अल्कराज ने रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले सर्बिया के नोवाक जोकोविच को फाइनल में 6-2, 6-2, 7-6 से पराजित किया। अल्कराज ने लगातार दूसरे वर्ष यह खिताब अपने नाम किया है। पिछले वर्ष भी उन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को ही पराजित किया था। पिछले वर्ष 2023 में जोकोविच को ही फाइनल में उन्होंने हराकर यह खिताब जीता था। इस खिताबी विजय से कार्लोस अल्कराज के खाते में अब 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब हो गए हैं। कहा जा रहा है कि नोवाक जोकोविच के बाद अगला टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ही है। अभी तक एक माह पूर्व जून 2024 में फ्रेंच ओपन का खिताब तथा 2022 में अमेरिकी ओपन में एकल का खिताब भी अल्कराज ने जीता था। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में विजेताओं को। तो पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता, किसे हराकर? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच का हराकर। पिछले बार भी यही फाइनलिस्ट थे। महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने जीता। उन्होंने किसे हराया? तो इटली की जैस्मीन पाओलिनी को हराकर जीता। पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष युगल का खिताब हैरी हेलियोवाड़ा जो कि फिनलैंड के हैं और ब्रिटेन के हेनरी पैटन, इन्होंने पुरुष युगल का खिताब। तो महिला युगल का खिताब चेक गणराज्य की कैटरीना सिनियाकोवा व अमेरिका की टेलर टाउनसेंड की जोड़ी ने जीता। तो मिश्रित युगल का खिताब पोलैंड की जान जिलेंस्की व चीनी ताइपे की हसी सुवी ने मिलकर जीता। यहाँ पे है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जो साल के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और लास्ट में होगा सितंबर में अमेरिकी ओपन। तो 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, 3 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन। इन तीनों के विजेता एक बार हम आपको याद दिला देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का विजेता है इटली के यानी सीनर। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का विजेता स्पेन के कार्लोस अल्कराज और विंबलडन में भी पुरुष एकल का विजेता स्पेन के कार्लोस अल्कराज में ही है। उसी तरह महिलाओं के भी हम चर्चा करते हैं। हाल ही में लंदन में संपन्न विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है आपके सामने, चेक गणराज्य की मार्केटा बोंदारोवा या कजाकिस्तान की एलेना रबकीना या चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिस्कोवा या पोलैंड की इगा स्विएटेक। तो सही उत्तर है दोस्तों बारबोरा क्रेजिस्कोवा, चेक गणराज्य की। यहाँ आप इमेज में उनकी तस्वीर देख सकते हैं। और महिलाओं के ग्रैंड स्लैम में भी आप देख सकते हैं जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब बेलारूस की अरियाना सेबालेंका ने जीता। तो फ्रेंच ओपन जो इस साल का है वो पोलैंड की इगा स्विएटेक ने जीता। और विंबलडन टेनिस का खिताब किसने जीता? तो चेक गणराज्य की
बारबोरा क्रिस्कोवा। अमेरिकी ओपन का भी होना बाकी है। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले पहले एशियाई टेनिस स्टार कौन बन गए? महेश भूपति, लिएंडर पेस, विजय अमृतराज। तो बन गए हैं बी और सी दोनों, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ये दोनों बन गए हैं। देखते हैं अपने अपने समय में टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी रहे लिएंडर पेस व विजय अमृतराज ने गत जुलाई माह में इतिहास रचा, जब इन टेनिस स्टार्स को टेनिस के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। उनके साथ ही टेनिस पत्रकार रिचर्ड इवांस को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो लिएंडर पेस व विजय अमृतराज टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले 265वें और 267वें सदस्य हैं। टेनिस के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले वह पहले एशियाई खिलाड़ी भी हैं। ठीक है। हाल ही में फ्रांसीसी खिलाड़ी के साथ जोड़ी बनाकर यूकी भामरी ने कौन सा टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब अपने नाम किया? तो वह स्विस ओपन का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फ का द ओपन चैंपियनशिप जो कि ब्रिटिश ओपन के नाम से जाना जाता है, 2024 का खिताब किसने जीता? यह खिताब जीता है अलेक्जेंडर विक्टर शाफले ने। वर्ष में 4 मेजर गोल्फ टूर्नामेंटों में से चौथे द ओपन चैंपियनशिप यानी ब्रिटिश ओपन 8 से 21 जुलाई के बीच स्कॉटलैंड में खेला गया। इसका खिताब अमेरिका के अलेक्जेंडर विक्टर शाफेल ने जीता। इस वर्ष का यह उनका दूसरा मेजर खिताब है। इससे पहले वह पीजीए चैंपियनशिप भी जो कि मेजर खिताब में है उनको जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 27 से 30 जून 2024 को कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ हरियाणा के पंचकूला में। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स और उनके विजेता, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके आप इनकी सूची को देख सकते हैं। यह पुरुष वर्ग का है और यह महिला वर्ग का है। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में हरियाणा के पंचकूला में संपन्न 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों ये चारों ही विकल्प सही है, हम बस आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे विकल्प दिए हैं। इसमें पुरुष व महिलाओं दोनों ही वर्गों में टीम चैंपियनशिप हरियाणा के नाम रही, तो सही है। सर्वाधिक 33 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप भी हरियाणा ने जीती, तो ये भी सही है। 122 अंकों के साथ तमिलनाडु का दूसरा तथा 66 अंकों के साथ पंजाब तीसरे स्थान पर रहा, तो ये भी सही है। यानी उपरोक्त तीनों ही विकल्प सही है 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में। ठीक है। अगला भी प्रश्न उसी से है, 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के संबंध में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, केरल के तिहड़ी कूद एथलीट अब्दुल्ला अबू बेकर को पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया, तो ये सही है। ऑप्शन बी है, हरियाणा की 400 मीटर धाविका किरण पहल को महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, इस आयोजन में 100 मीटर की दौड़ पुरुष वर्ग में पंजाब के गुरविंदर सिंह 10.32 सेकेंड तथा महिला वर्ग में कर्नाटक की एस स्नेहा 11.62 सेकेंड में जीता, तो ये तीनों ही विकल्प सही है, यानी डी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जुलाई 2024 को पेरिस डायमंड लीग प्रतियोगिता में 3000 मीटर स्टीपल चेस में किस धावक ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया? तो यह स्थापित किया अविनाश साल्वे ने। भारतीय एथलीट अविनाश साल्वे ने 7 जुलाई 2024 को पेरिस डायमंड लीग प्रतियोगिता में 3000 मीटर स्टीपल चेस में 8 मिनट 9.91 सेकेंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। यूएफा यूरो कप फुटबॉल 2024 का खिताब रिकॉर्ड चौथी बार किसने अपने नाम किया? तो यूरोपीय देशों का यह फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो किसने चौथी बार जीता? इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, इटली। तो स्पेन ने यह खिताब चौथी बार अपने नाम किया। 4 वर्ष के अंतराल पर होने वाली यूएफा यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जर्मनी में 14 जून से 14 जुलाई तक हुआ। यूरोप की 24 राष्ट्रीय टीमें यूरोपियन चैंपियनशिप के इस 17वें संस्करण में शामिल थी। टूर्नामेंट का फाइनल मैच में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरो कप फुटबॉल की विजेता बनी। इंग्लैंड की यूरो कप फाइनल में यह लगातार दूसरी हार है। इसमें पिछले वर्ष 2000 में इंग्लैंड को इटली ने हराया था। 2020 में जो पिछला फाइनल हुआ था उसमें भी इंग्लैंड पहुंचा था, उसे इटली हराकर जीता था, और 2024 में स्पेन ने उसे हराकर जीता। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 1960 से 2024 तक किन देशों ने यूरोपीय कप फुटबॉल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 17वें यूएफा यूरो कप फुटबॉल 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्पेन के निको विलियम्स को फाइनल में मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार मिला, तो सही है। स्पेन के ही रोड्री को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तथा स्पेन के ही लेमिन यामलेंको
को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया, यह भी सही है। आगामी 18वां संस्करण का यूरो 2028 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम व आयरलैंड की मेजबानी में होगा, यानी उपरोक्त चारों ही विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोपा अमेरिका कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने 16वीं बार अपने नाम किया? जो यूरोपीय कप होता है ना, उसी के साथ अमेरिकी देशों का भी कप होता है फुटबॉल का, वो है कोपा अमेरिका कप। तो लगातार 16वीं बार किसने जीता? तो अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, कोलंबिया। तो यह जीता है अर्जेंटीना ने। तो यूरोपीय कप फुटबॉल का टूर्नामेंट स्पेन ने और कोपा अमेरिका कप फुटबॉल टूर्नामेंट अर्जेंटीना ने। इसको देख लेते हैं। तो 4-4 वर्ष के अंतराल के पश्चात आयोजित किए जाने वाले कोपा अमेरिका कप के 48वें संस्करण का आयोजन अमेरिका की मेजबानी में 20 जून से 14 जुलाई को हुआ। उत्तर व दक्षिण अमेरिका की 16 राष्ट्रीय टीमें टूर्नामेंट में शामिल थी। कुल 32 मैच टूर्नामेंट में खेले गए। टूर्नामेंट के फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर जीता। तो यूरोपीय कप के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा के जीता। तो कोपा अमेरिका कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता और 16वीं बार अर्जेंटीना ने इस कप पे कब्जा किया। अर्जेंटीना के बाद 15 बार इसे यूरुग्वे और 9 बार ब्राजील ने जीता है। अर्जेंटीना के टीम के कप्तान कौन थे? तो फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संपन्न 48वें कोपा अमेरिका कप फुटबॉल टूर्नामेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए है टूर्नामेंट में सर्वाधिक 5 गोल अर्जेंटीना के लौतारो मार्टिनेज ने किए, सही है। बी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार भी अर्जेंटीना के ही एमिलियानो मार्टिनेज ने जीता, तो ये भी सही है। सी, कोलंबिया के जेम्स रॉड्रिग्स को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, ये भी सही है। फेयर प्ले का अवार्ड कोलंबिया को मिला, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी सही है। आज का 129वां प्रश्न। किस देश के मनोलो मार्केज को पुरुषों के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया कोच बनाया गया? भारत के फुटबॉल टीम का राष्ट्रीय कोच किसे बनाया गया है? पुरुषों का तो बनाया गया है, तो वो बनाया गया है मनोलो मार्केज को। तो वह किस देश के हैं? ब्राजील, स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना को। तो यह है इनकी तस्वीर और यह स्पेन के हैं। आज स्पेन के मनोलो मार्केज भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच जुलाई 2024 में नियुक्त किए गए। 55 वर्षीय मार्केज फिलहाल इंडियन सुपर लीग ISL में FC गोवा टीम के कोच हैं। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भारतीय टीम की करारी पराजय के पश्चात जो निवर्तमान जो कोच थे क्रोएशिया के स्टीमक को जून 2024 में इस पद से बर्खास्त कर दिया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच है स्पेन के मनोलो मार्केज। और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया है? मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, हरिंदर सिंह या गगनजीत सिंह? तो सही उत्तर है दोस्तों मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को सर्वसम्मति से दोबारा भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का सदस्य चुना गया है। पहली बार 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों के दौरान इस प्रतिष्ठित संस्था में शामिल किया गया था उन्हें। वह IOC में शामिल होने वाली भारत की प्रथम महिला भी है। तो जो आज के 130 प्रश्नों का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। यानी प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2024 की जो मैगजीन है उसे पूरी तरह हम लोग कवर कर लिए हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।